वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज जो है हम चर्चा करेंगे कुछ सवालों के ऊपर, क्योंकि बहुत हम लोगों ने कुंडलियों के विश्लेषण कर लिए। अब कुछ जो आप लोगों की जिज्ञासाएं हैं उन पे चर्चा करते हैं। एक सवाल ये आया था कि साढ़े साती जो है वो चंद्रमा से देखनी चाहिए या लगन और सूर्य के ऊपर से भी गोचर हो तो भी साढ़े साती जैसा प्रभाव होता है क्या? देखिए, प्रभाव जो है वो सभी वक्त रहेंगे। पहली बात, साढ़े साती की क्या खासियत है इसको समझते और फिर बताता हूं कि दूसरे ग्रहों के साथ उस प्रभाव को कैसे देखना है। देखिए, उस जमाने में जब वो खोज कर रहे थे तो शायद उन्होंने कुछ पर्टिकुलर चीजों को पिन पॉइंट किया था और उसके रेफरेंस में चीजों को खोजा था। इस कारण से वहां पे वो चीजें मेंशन की गई होंगी, लेकिन हमें उन्हीं तरह के लॉजिक्स को आगे भी बढ़ा के कहीं ना कहीं उसको चेक करके देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते साढ़े साती को किस तरह से समझाया गया है। साढ़े साती को समझाया है उन्होंने कि जब भी आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां कहीं पर भी बैठा हो उससे 3 घर आगे या पीछे, यानी कि जहां चंद्रमा बैठा है एक घर वो खुद हो गया और एक घर इसका पीछे वाला ले लीजिए, मान लीजिए मैंने इसको लिखा 2 नंबर, और एक इसके आगे लिखा जो राशि है वो, तो मैंने इसको लिखा 3। यानी कि जब आपका शनि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित है वहां पे उसके एक घर पहले और एक घर बाद में गोचर करते हो तो उसको साढ़े साती कहा। फिर पढ़ते पढ़ते कुछ लोगों का मत यह है कि नहीं, जब चंद्रमा के ऊपर शनि आते हैं उस समय के 90 डेज के फैक्टर को साढ़े साती कहते हैं। ठीक है, देखिए हर एक चीज क्या है, पढ़ के समझने वाले की समझ के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि साढ़े साती को चंद्रमा से क्यों दिया गया, मैं सबसे पहले इसका जवाब देता हूं आपको। जब कभी भी आप एस्ट्रोलॉजी को सीखोगे या समझोगे तो यहां पर जो है बहुत सारी दशाएं काम करती है, बहुत सारी दशाएं काम करती हैं। उसमें से एक दशा को हम कहते हैं नक्षत्र बेश दशा। नक्षत्र बेश दशाएं जो होती हैं ये कहां से शुरू होती है? ये मोस्टली शुरू होती है वहां से जहां पे आपकी कुंडली में चंद्रदेव विराजमान होते हैं। ठीक है, इस कारण से जब हम विष्णोत्तरी दशा पढ़ते हैं, मोस्टली हम लोग विष्णोत्तरी दशा का यूज करते हैं। कुछ जगहों पे योगिनी दशा होती है, कहीं पे मूला दशा होती है, कहीं पे चर दशा होती है, बहुत सारी दशाएं हैं। और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें कहीं कहीं पे मेंशन्ड है कि कब कौन सी दशा यूज करनी चाहिए। देखने के लिए उतनी डेप्थ नॉलेज मेरे पास भी अभी नहीं है, क्योंकि मैंने भी उतनी गहराइयों को नहीं पकड़ा आज तक। लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग जो बात करते हैं वो होती है विष्णोत्तरी दशा। विष्णोत्तरी दशा जो है वो नक्षत्र के आधार पर चलती है और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठते हैं उसके स्वामी से हमेशा यह दशा शुरू होती है। अब हो क्या रहा है कि चंद्रमा जहां भी जन्म में बैठा है उस नक्षत्र के ऊपर ही अगर कोई एक प्रभाव पड़ रहा है तो वो प्रभाव चंद्रमा के ऊपर भी है और चंद्र नक्षत्र पर भी है। इसका मतलब ये चंद्रमा कारक है किसका? हमारे मन का। हमारे मन के ऊपर उस समय शनि का प्रभाव है और दशा की स्टार्ट करने वाला ग्रह, दशा कौन डिसाइड कर रहा है? चंद्रमा डिसाइड कर रहा है। इसीलिए जब भी साढ़े साती को एक्सप्लेन किया है तो चंद्रमा के कंसेप्ट से किया गया है। आपकी उस समय जिंदगी में जो भी महादशा चल रही होगी उसके ऊपर आपके चंद्रमा जहां बैठे हैं उसके ऊपर जब शनि आते हैं तो उस चल रही महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के ऊपर शनि का इंपैक्ट
मास्क हो जाता है, वो प्रभाव और ऊपर चढ़ जाता है। ये है ओरिजिनल लॉजिक जो कि समझाया गया है किससे, साढ़े साती से। ठीक है, अब कुंडली के अंदर इस बात को समझिए। एक साढ़े साती जैसा शब्द जो है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको समझाता हूं क्यों। देखिए, मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, यहां पे चंद्रमा बैठा है किसी कुंडली में, और शनि का गोचर हो जाए तो एक घर पहले यहां पे, एक घर बाद में यहां पे, और एक घर बाद यहां पे, ये तीनों को हम साढ़े साती मानेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें भाव के हिसाब से देखें तो ऐसे में चंद्रमा यदि चौथे भाव में है और राशियां शनि के मित्रवत रही, तो उस परिस्थिति में ये साढ़े साती अच्छी मानी जा सकती है। वह हर एक लगन पे शनि का इंडिविजुअल रोल क्या है ये भी देखना पड़ेगा। अगर मैं फॉर द टाइम ये भूल जाऊं कि शनि किस राशि के स्वामी है और चंद्रमा किस राशि के स्वामी है, आप सिर्फ इस तरीके से समझो, दो ग्रह हैं जो कि आपस में पास पास आ रहे हैं, तो सिर्फ कुंडली के मैं राशियां हटा दूं तो ग्रह और भाव को लेकर यदि बात करूं तो देखिए, शनि तृतीय भाव में है, पराक्रम बढ़ा रहे हैं जब यहां पे साढ़े साती शुरू होगी। जब ये चौथे भाव में आएंगे तो चौथा भाव जो होता है वो मन का होता है, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक जनरल हैप्पीनेस को भी दर्शा सकता है, क्योंकि मन की शांति ही सबसे बड़ी शांति। तो जब ये शनि यहां चंद्रमा बैठे और यहां पर आ जाए, ऐसे परिस्थिति में ये मन के अंदर व्याकुलता बढ़ा देंगे। देखिए, साढ़े साती की शुरुआत अच्छी है, बीच के जो पोस्ट पोजीशन आ रही है उसमें क्या हो रहा है, व्याकुलता बढ़ रही है। दूसरी चीज, जब ये शनि आगे की ओर जा रहे हैं तो ज्ञान भाव में जा रहे हैं, यानी कि कुछ पूर्व पुण्य के भाव में जा रहे हैं, जो भी पूर्व पुण्य का हिसाब है वो भी यहाँ पे वो चुकाएंगे। यहाँ पे इसको ऐसे रीड करेंगे। अब यही चीज किसी दूसरे कुंडली में उठे और भाव को बदल दे, अब यही साढ़े साती यहाँ पे ना लग के किसी की साढ़े साती मान लीजिए यहां से चलनी शुरू, यहां चंद्रमा बैठ जाए, यहां से शनि चलना शुरू करे, फिर यहां पर आए और फिर यहां पर आए, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। अब देखिए, राशियां कुछ भी हो, भाव की स्थिति बदल गई। यहां पे शुरुआत हुई है किससे, शुरुआत हुई है कि चौथा भाव, मन के अंदर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती है। चौथा भाव क्योंकि सुख का भाव है, वहां पे शनि की मौजूदगी है और वो केंद्र भी है, केंद्र में होने के कारण चीजें काफी स्ट्रांग होती। इसके बाद शनि जो है वो निकल के आए आगे, तो पंचम भाव, पंचम भाव किसका है, संतान का है, बुद्धि का है। तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा जो कि बुद्धि के भाव में बैठे हैं, मन जो है वो बुद्धि वाले भाव में बैठा है, ऐसे सिचुएशन में जब शनि यहां पे साढ़े साती बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये ना सिर्फ कि मन को बल्कि बुद्धि को भी अशांत कर सकते, क्योंकि पंचम भाव का फैक्टर भी लेके चलना है। अब यही शनि आगे बढ़ेंगे साढ़े साती में, तो जब ये छठे भाव में जाएंगे तो यहाँ पे भावना क्या है, छठा भाव है संघर्ष का भी, छठा भाव जो है वो रोग का भी है। तो यहाँ पे उतरती हुई साढ़े साती जो है वो रोग भी देने में सक्षम है, और यदि परिस्थितियां अच्छी रहीं तो आपको संघर्ष करा के, क्योंकि ये सर्विस का हाउस भी है, तो सर्विस में ग्रोथ देने के लिए भी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन अच्छी मानी जा सकती है। ये दोनों तरफ जा सकता है, डिपेंड यहाँ पे ये होता है कि राशि कौन सी आई और उसके स्वामित्व के साथ शनि का तात्कालिक रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इसीलिए साढ़े साती को कभी भी इंडिविजुअली डिफाइन नहीं किया मैंने आज तक, यही सबसे बड़ा कारण है। बहुत ही ज्यादा डेप्थ वाली चीज है, किस भाव में आपका चंद्रमा बैठा है उसने सबसे पहली चीज को डिसाइड किया है। वहां पे जब शनि जाएगा तो उसके पहले और उसके बाद की परिस्थितियों को डिसाइड करते हुए ही साढ़े साती डिसाइड होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि चंद्रमा के ऊपर से शनि के गोचर को साढ़े साती इसलिए मानते हैं क्योंकि चंद्रमा से हमारी ज्यादातर नक्षत्र बेस्ड दशाएं जो है वो स्टार्ट होती हैं, और जब शनि इस चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तब ऐसी परिस्थिति में उन दशाओं के ऊपर शनि का गोचर और शनि की बाकी ग्रहों के साथ मित्रता या शत्रुता का जो भी संबंध कुंडली दिखाती है वो एक्टिव हो जाता है। ये है ओरिजिनल साढ़े साती। अब सवाल ये था कि क्या लगन से शनि पास हो तो साढ़े साती नहीं होगी, या दूसरे ग्रहों से पास हो तो नहीं होगी। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, चंद्रमा भी एक ग्रह है, बाकी ग्रह भी
कहीं ना कहीं ग्रह है। इसीलिए आपको ये बात समझ में आ गई चंद्रमा से क्योंकि दशाएं स्टार्ट होती है, तो जब चंद्रमा के ऊपर कोई भी ग्रह का प्रभाव आता हो, किसी भी ग्रह का प्रभाव आता हो, ना सिर्फ कि शनि बल्कि किसी भी ग्रह का प्रभाव आता हो, वो आपकी चल रही दशा के ऊपर इंपैक्ट करने की क्षमता रखेगा। क्योंकि मन में कोई ख्याल आया तो उसने किसी काम को जागृत करने की एक क्षमता रखता है। शनि 2.5 साल तक बैठने वाला ग्रह है, इसलिए उसके इंपैक्ट को ज्यादा माना जाता है। गुरु जब आता है चंद्रमा के ऊपर, जिसे हम गज केसरी मानते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ रही होती है। इसीलिए चंद्रमा के ऊपर पड़ने वाले सभी ग्रहों के प्रभाव को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसी तरीके से यदि शनि का गोचर है और शनि गोचर करते समय आपके दो चीजों को लॉजिक को लेके चलना, साढ़े साथी के लॉजिक ने एक बात समझाई कि जहां पे भी ग्रह बैठा है वहां से एक राशि पहले और एक राशि बाद तक उसका इंपैक्ट है। अगर हम इस लॉजिक को माने तो हमें यह मानना चाहिए कि किसी भी जन्म कुंडली में जहां पर भी शनि विराजमान है उससे एक घर आगे और एक घर पीछे भी कहीं ना कहीं शनि का इंपैक्ट है। ठीक है, ये चीज क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास आते हुए शनि से हमने देखा कि चंद्रमा के ऊपर एक घर पीछे और एक घर आगे जाने के बावजूद भी एक प्रभाव देखने को मिला। इसका मतलब किसी भी ग्रह, ना सिर्फ कि शनि, किसी भी ग्रह से एक घर आगे और एक घर पीछे तक कहीं ना कहीं उसका कुछ इन्फ्लुएंस है। जब कोई भी ग्रह उसकी राशि यानी कि इन राशियों में एंटर करता है तो वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आगे बैठे हुए ग्रह को भी प्रभावित करता है। इसीलिए आपकी कुंडली में जहां कहीं पर भी शनि विराजमान है तो शनि के ऊपर से या शनि के एक घर पहले या शनि के एक घर बाद अगर कोई ग्रह गोचर कर रहा है तो उसका प्रभाव भी शनि के ऊपर माना जाना चाहिए। कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं हम? इसी साढ़े साथी के लॉजिक को लगा रहे हैं। यही लॉजिक आपको सभी ग्रहों पे लगाना होगा। सूर्य के साथ भी यही बात होगी, क्योंकि आप कई बार पढ़ोगे सुनाफा योग और ऐसे कई सारे योग्स बनते हैं जो कहते हैं कि आगे पीछे ग्रह हो तब हो। ऐसी परिस्थिति में आपकी जन्म कुंडली में जहां कहीं पे भी सूर्य बैठे हैं वहां पर और उससे एक घर आगे पीछे भी इस इंपैक्ट को देखना है। अब बात ये कि क्या सिर्फ चंद्रमा के ऊपर से ही इंपैक्ट है? देखिए, जब चंद्रमा के ऊपर से जाता है तो उसको साढ़े साथी कहने का मतलब है कि दशाओं के ऊपर चीजें मास्क हो गई, लेकिन बाकी ग्रहों के ऊपर से जब शनि जाएंगे तब ऐसी परिस्थिति में वो दशा के ऊपर चीजों को मास्क नहीं करेंगे, इंपैक्ट आएगा। इंपैक्ट कैसे आएगा? कारकत्व के तरीके से इंपैक्ट करेंगे। जैसे कि चंद्रमा माता का कारक है, तो जब साढ़े साथी हो तो हो सकता है माता को भी कुछ तकलीफें महसूस होती हो। जब सूर्य से जाएं तो सूर्य पिता के कारक है, तो पिता को कुछ तकलीफ होती हो। या फिर चंद्रमा जो है वो मन की ख्वाहिशों की बात करता है, तो मन की ख्वाहिशों में कहीं ना कहीं कोई चुनौतियां देखने को मिलती हो। जल तत्व को दिखाता है, जल तत्व से जुड़ी हुई चुनौतियां देखने को मिलती हो। चांदी को दर्शाता है, शीतलता को दर्शाता है, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजों को परेशान होता हुआ देख रहे हो। यही शनि जब सूर्य के ऊपर से गोचर करे तो सूर्य पिता के कारक है, तो पिता के सेहत। यदि सूर्य को देखें आत्मसम्मान, तो आत्मसम्मान के ऊपर कोई इंपैक्ट होता हुआ लग सकता है। इसी तरीके से जब सूर्य के ऊपर से गोचर होता हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सरकार को। सरकार से मेरा मतलब गवर्नमेंट ही नहीं है, सरकार मतलब कि वो कोई सी भी अथॉरिटी, तो वो अथॉरिटी से कहीं कोई चुनौतियों का समय भी ये माना जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, इन सब के ऊपर भी या इन सब से एक राशि आगे और एक राशि पीछे जब भी शनि या किसी भी ग्रह का गोचर होगा तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट उन ग्रहों के ऊपर करेंगे। तो ये तो हुई पहली लॉजिक जो आपको समझनी है, और ये वो कारण कि मैंने आज तक कभी साढ़े साथी के ऊपर कोई इंडिविजुअल वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ यही कारण है। वरना 12 अलग अलग वीडियो उसको बनाना पड़ेगा एक इंडिविजुअल उसको लेकर, लगन को ले लेकर अगर समझाने बैठेंगे तो। इसलिए अब दूसरे सवाल पे चलते। दूसरा सवाल जो था वो ये कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि आने वाला जो अप्रैल का वक्त है इसके बाद
धनु लगन जो है, धनु लगन के साथ काफी चीजें पॉजिटिव होंगी। तो ऐसा क्यों लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है, ना सिर्फ कि मुझे अकेले को। तो देखिए, मैं पहली बात बता दूं कि धनु लगन में ऐसे नहीं है कि सभी के सभी दुखी हैं, ठीक है। ज्यादातर वो लोग दुखी हैं जो शादीशुदा है, मैरिड है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे वो लोग दुखी हैं जिनका नक्षत्र, मूला नक्षत्र कहीं ना कहीं आता है धनु लगन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे है 9 नंबर यदि लगन, तो यहाँ पे 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक का जो आपका नक्षत्र रेंज है मूला, उसके स्वामी है केतु, और वो यहाँ पे विराजमान है, ठीक। केतु का विराजमान हो जाना, अब ऐसा जातक शादीशुदा ना भी हो तो भी कहीं ना कहीं जो उसके सोचने का ढंग है ना, वो 12वें घर में चला गया है। या तो वो इंसान आध्यात्मिक हो गया है, या तो फिर वो इंसान मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है, ठीक है। आइदर ही इज सिंगल और मैरिड, दोनों कंडीशनों में। तो ये पहली कंडीशन थी। जब हम अप्रैल में केतु को यहां से निकल के आगे आते हुए देखेंगे, तो वो सभी लोग जिनका जन्म धनु लगन में हुआ है और मूल नक्षत्र में हुआ है, मूल नक्षत्र में हुआ है, वो सभी लोग कहीं ना कहीं एक राहत की सांस लेंगे, क्योंकि उन लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक पॉजिटिव घर पे आ जाएगा। वो लाभ की तरफ धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि बस अप्रैल की तारीख आई और शुरू हो गया। जब ग्रह एंटर करेंगे धीरे धीरे भाव के मध्य की तरफ बढ़ेंगे, तो उस 1.5 साल के स्पैन के अंदर उनको अपनी एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी, ठीक है। और ऑलमोस्ट इसकी शुरुआत हो चली है, क्योंकि केतु जो है वो इस समय कहीं ना कहीं शनि के नक्षत्र को छोड़कर आपके विशाखा, जो कि गुरुदेव का नक्षत्र है, उसमें आ गए हैं। जिस समय हम आगे इस चर्चा को देखेंगे उस समय केतु जो हैं वो मौजूद होंगे आपके जुपिटर के नक्षत्र में, और उसी समय अप्रैल में ही जुपिटर जो है वो मौजूद होंगे अपनी मीन राशि में, ठीक है। तो जिस नक्षत्र में जाके केतु विराजमान हो रहे हैं उसका स्वामी गुरु अपनी राशि में आने के कारण बलवान हो जाएंगे। इसलिए गुरु संपन्नता को दर्शाते हैं, ज्ञान को दर्शाते हैं, खुशियों को दर्शाते हैं। तो इस कारण से हम ये मान के चल रहे हैं कि सोच के अंदर ज्ञान भी आएगा, अध्यात्म भी आएगा और खुशियां भी आएंगी। ये पहली चीज। अब वो हर इंसान जो कि धनु लगन का है और शादीशुदा है उनके लिए समझाता हूं। देखिए, अगर आप धनु लगन से आते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, कोई सा भी नक्षत्र आता हो, लेकिन आप मैरिड हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे आपके शनिदेव थे और यहाँ पे आज की तारीख में जुपिटर है, ठीक। हो क्या रहा है कि शनि की पृथकतावादी दृष्टि और केतु की दृष्टि ने, ये अगर आपकी 7th हाउस है तो मैरिज का हाउस है। और मैंने आपसे कहा था मैरिज के हाउस के आगे जो है वो फीडिंग है। जैसे 1st हाउस लगन है, 2nd हाउस हमारा खाना खाना है, वैसे ही इस चीज के लिए ये क्या है, एक तरीके से फीडिंग हाउस है। या अगर ये मैरिज का हाउस है तो ये मैरिज से रिलेटिव्स का हाउस भी होता है, आपका ससुराल पक्ष। इसके ऊपर 2 पृथकतावादी ग्रहों की दृष्टियां जो हैं वो इंपैक्ट करे हुए थी। इस कारण से कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर कोई ना कोई चैलेंज बरकरार था, ठीक है। जब केतु आगे मूव कर जाएंगे, ऐसे स्थिति में एक दृष्टि जो है ये अप्रैल के बाद, ये नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैरिड लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर यहाँ पे कही जा सकती है। लेकिन मैरिड लोगों के लिए यहाँ पे चुनौती दूसरी खड़ी होगी। खड़ी क्या हो जाएगी कि शनि की दृष्टि जो है अब ये किससे लड़ाई शुरू करा सकती है, पार्टनर से लड़ाई शुरू करा सकती है। अभी ससुराल पक्ष आ रहा था, अब डायरेक्ट पार्टनर से आ सकता है। लेकिन उसी समय सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जब ये मूवमेंट होगी तो जुपिटर भी उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। 12 नंबर की राशि है ये। यहाँ पे जब गुरु बैठेंगे तो गुरु कम से कम इसको बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शुभ दृष्टि उनकी यहां पर आएगी और एक शुभ दृष्टि उनकी यहां पर आएगी और ये कर्म क्षेत्र के ऊपर आएगी। इसके कारण जो है वो
जो ससुराल पक्ष का फैक्टर था या अनसर्टेनिटी 8th हाउस में जो थी, उन चीजों के अंदर कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी आ रही थी दो पृथकतावादी ग्रहों के कारण, उसमें कमी देखने को मिलेगी। शनि की मूवमेंट 3 महीने के लिए आगे होगी और उसके बाद ये शनि दोबारा ऑलमोस्ट दिसंबर 2022 तक यहीं पे विराजित रहने वाले हैं। इस कारण से हम ये देखेंगे कि एकदम से चीजें ठीक नहीं हो रही, 2-3 महीनों के लिए ठीक हुई, फिर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस चल रहे हैं। वो धीरे धीरे करते करते जो आज की परिस्थिति है, जितनी परेशानियां चल रही हैं, वो आपकी कम होती जाएंगी। केंद्र में गुरु का बैठना, अपनी राशि में बैठना, यह अच्छा माना जाएगा सुख साधनों के लिए। यहाँ पे इसका एक बलवान रूप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस कारण से बहुत सारे लोग और हम भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं इस चीज को लेकर। अब देखिए, जिन भी लोगों की कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर में चंद्रमा या फिर 8 नंबर में चंद्रमा है या फिर 12 नंबर में चंद्रमा है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा क्योंकि मन के कारक होते हैं, उसके ऊपर गुरु का प्रभाव आ जाएगा। ऐसी स्थिति के कारण मन में भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। यानी कि जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म, ध्यान से सुनिएगा, चंद्र राशि मून साइन किसमें, कर्क, कैंसर या फिर स्कॉर्पियो, वृश्चिक या फिर मीन, पाइसेस राशियों में हुआ है चंद्र राशि से, उन लोगों के मन में एक पॉजिटिविटी आने वाली है। और जो धनु लगन के जातक जातिकाएं हैं, उनके लिए क्योंकि 8th हाउस अनसर्टिनिटीज भी होता है, अचानक आने वाली परेशानियां भी होता है, और मैरिटल हैप्पीनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट हाउस होता है। ठीक है, तो वहां पे उनके पार्टनर्स के ऊपर आने वाली जो नेगेटिव इंपैक्ट्स थी, जो दूरियां आ गई थी पार्टनर्स से, उसके अंदर धीरे धीरे कमी आना शुरू होगी। कब से? जब अप्रैल में केतु सबसे पहले मूव ऑन करें और उसके बाद जुपिटर की मूवमेंट होगी। 14 या 15 अप्रैल के आसपास ये चीजें हमें धीरे धीरे करके देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।